हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण निकालना सिखाई थी। दो पार्ट में बताई थी उसको, एक तो एंड ऑन पोजीशन था और एक ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन था। तो एंड ऑन पोजीशन का तो मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया था। अब ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन जो मैंने नोट्स में भेजा था आपको, वो आज मैं आपको ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में अपने वहां पे डाइपोल को लिया है। ये हमारा ए बी एक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज कंसिस्ट है। इसके सेंटर ओ से इस बार हम हॉरिजॉन्टल नहीं देखते, वर्टिकली ब्रॉड असाइनमेंट टू वर्टिकल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर करना है। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, एंड ऑन पोजीशन में एक पॉइंट पी यहाँ कंसीडर करा था, तो वो एंड से ऑन था, ठीक है, इसको एंड ऑन बोलते थे। ये ब्रॉड ऑन है, मतलब ये ब्रॉड साइड में है, मतलब वर्टिकल साइड में पॉइंट पी कंसीडर करा है, वो उसकी डिस्टेंस भी आर होगी। अब इस पर रखे टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट को हमको चेक करना है, इंटेंसिटी चेक करना है डाइपोल की इसकी। इसके लिए तो ए पे रखे माइनस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी जो है वो इवन होगी, जो अंदर की तरफ लगेगी। आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार से हमारा प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू रिपल्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, E2 इवन इनसाइड और E2 आउटसाइड, ठीक है। हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा रिजल्टेंट E यह होगा, ठीक है। मैं इसको आपको अलग से बता देता हूं। E1 और E2 दोनों ही वेक्टर डायरेक्शन है, दोनों ही को वेक्टर अलजेब्रा रिजल्टेंट E से निकालना पड़ेगा E। इसके लिए हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा थीटा E निकालने के लिए। तो जो हमारी E की वैल्यू होगी रिजल्टेंट की, हम पहले इसको निकाल के रख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वैल्यू cos से फाइंड करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की नहीं पता है, नहीं तो हम sin थीटा का यूज भी कर सकते थे, ठीक है। E1 और E2 cos थीटा हमारे पास में आ गया है। ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें आप cos चाहें तो cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसको हमको लास्ट में का यूज होगा, लेकिन आपको निकालना बता दिया है। अभी डायग्राम को समझ लेते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर हमें डिस्टेंस का यूज होगा। जब हम ए के लिए निकालेंगे माइनस क्यू के लिए पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालेंगे, तो डिस्टेंस आएगी एपी। और कि माइनस क्यू चार्ज प्लस पी पे रखे अपने क्यू नॉट चार्ज के कारण जो डिस्टेंस अप्लाई करेगा वो एपी, और प्लस क्यू चार्ज जो डिस्टेंस कराएगा ये बीपी। जब डिस्टेंस का यूज होगा, जब हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने की, तो वैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इजीली देखिए कि ए से पी, यानी ए से पी, ठीक है, ये ओ एक राइट ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको पता है डाइपोल में ये जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल ए होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर करी आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस रहेगी हो जाएगी √a² प्लस r², ठीक है, a² प्लस r²। और सेम एज सेम बीपी जो डिस्टेंस है बीपी की, ये भी ऐसे देगी क्योंकि ये भी ए है और इस साइड ये आर है, तो ये भी अंडर रूट में आएगा a² प्लस r²। तो इसकी डिस्टेंस भी वही होगी, कॉमन a² प्लस r²। एपी और बीपी का यूज होगा जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा। तो आज हम अपन निकालते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी अप्लाई हो रही देखेंगे, ठीक है। तो हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे E1, क्योंकि हम फर्स्ट और इंटेंसिटी को E1 कंसीडर कर रहे हैं, जो कि A के कारण लग रही है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा वही रहेगा पुराना वाला 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, AP। मैंने आपको पहले बताया डायरेक्शन हर बार आपको बताना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q/AP²। तो AP की वैल्यू क्या बताइए मैंने आपको, अंडर रूट में a² प्लस r²। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस आई थी हमारी, तो स्क्वायर है, क्योंकि इसमें मैं अंडर रूट का यूज नहीं करूंगा, विदाउट अंडर रूट लूंगा। स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ AP² की वैल्यू जो है मैं AP की रख रहा हूँ, उससे अंडर रूट हटा के रखूंगा। ये E1 हमारा हो गया। सिमिलर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसी पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज कारण। तो उस इंटेंसिटी को मैंने E2 कंसीडर करा है। तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0
Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी सेम का सेम होगा क्योंकि बीपी की डिस्टेंस भी जो हमारे अंडर रूट में वही है जो यहाँ बताइए मैंने, उसका स्क्वायर भी यही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों केसेस में E1 और E2 कॉमन आ गया, सेम आ गया। ठीक है, हम तो रिजल्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा रिजल्टेंट मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब ये देखें हमने यहाँ पर वैल्यू निकालने के बाद जो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस सेम वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू के बाद आप लोगों को cos थीटा लिखना है। ठीक है, यहाँ का आपको समझ में आ गया। E1 E2 की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पुट कर दी है, cos थीटा हमारा भी चल रहा है। अब cos थीटा को भी हम कंसीडर कर लेते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ देखिए हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी है, cos थीटा बाहर लिख गया है। अब cos थीटा को फाइंड करने के लिए मैं अलग से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है किसमें भी ले लो, एंगल थीटा सेम है दोनों तरफ, तो कोई सा भी एक तरफ का राइट ट्रायंगल ले लीजिए आप। अब cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम बेस और हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो बेस की वैल्यू पुट करेंगे और हाइपोटेनियस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ये cos थीटा आपको उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, ये दोनों एक सेम वैल्यू होने के कारण जुड़ जाएंगे, मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम ए की वैल्यू लिख देंगे हम, 2 लगा के आगे, दो बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू ये लिख दीजिए a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने cos थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल कर रखी है, तो ये वैल्यू को मैंने ऐड करके 2 टाइम कर दिया है। इसको ब्रैकेट में ले देना ताकि समझ में आए, ये ब्रैकेट की वैल्यू है, ये cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्योंकि इनटू में इससे सारा जो मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, हम एक साथ इनको ले सकते हैं। 2qa मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, P इक्वल्स टू होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो Q और 2a का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट P। यहाँ हम तीनों वैल्यू हटाकर एक P लिख देंगे जो डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये देखिए 1/4πε0 सेपरेट 2q a की जगह हमने लिख लिया P, और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों वैल्यू को मर्ज करूंगा। सेम वैल्यू बेस सेम होने के कारण और एक वैल्यू की पावर 1 और एक की अंडर रूट होने के कारण आप जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है अंडर रूट 1/2। इन दोनों बेस को जोड़ देता हूं तो पावर के एडिंग हो जाएगा इनका 1 + 1/2। ठीक है, P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर जो जुड़ी तो हो गई 3/2, 1 और 1/2 जुड़कर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख ले यहाँ पर ध्यान से चीजों को, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। देखिए x की पावर 1 और एक अंडर रूट x है, मतलब बेस सेम है, वैल्यू सेम हो तो हम अंडर रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और बेस सेम होने के कारण को जोड़कर हम लिख सकते हैं 3/2। इसीलिए हमने जो वैल्यू है इसको सिंगल टाइम रखते हुए पावर 3/2 कर दी है, क्योंकि ये 2 बार थे, एक बार अंडर रूट में एक बार सिंगल 1 के साथ, इनको ऐड करके आप याद रखें हमेशा 3/2 लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि r की तुलना में a जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, तो उसको 0 अप्लाई कर लें, इफ कंडीशन अप्लाई करें कि r मोर देन a, नाउ द a इक्वल्स टू 0, तो हम a की जगह पुट कर दें 0। ये हमारी कंडीशन है जो हमें यूज करना है, हर बार हम पिछली बार भी करी थी। p यहाँ a की जगह 0 रख दिया हमने। अब जो r स्क्वायर है उसकी पावर 3/2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल, 1/4πε0 P अपॉन r3। ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड हो गया है ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ये मेन फार्मूला है। यदि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसको यूज करना है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो एंड ऑन पोजीशन आया था वो क्या था, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन दोनों के फार्मूले आपको याद रखना है। ये IIT JEE और नीट के एग्जाम में डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसका फार्मूला ये आया था। ठीक है, ये एंड ऑन का था, इससे पहले जो डेरिवेशन करा था, और ये हमारा ब्रॉड ऑन है। इन दोनों वैल्यूज को आप ध्यान रखें, याद रखें। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो किस टाइप सॉल्व होंगे, r गिवन होगा आपको, q गिवन होगा, a गिवन होगा, तो आप p की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दें। और 4πε0 हम जानते हैं मैथमेटिकल वैल्यूज के 9 × 10⁹ होती है, तब सॉल्व कर देंगे तो e आ जाएगा। जब भी आपको a निकालना हो, p निकालना हो या कोई भी वैल्यू इसको निकालना हो, तो फार्मूला याद होना जरूरी है, नोट डाउन करेंगे। एक नया टॉपिक को इसमें ऐड करते हैं जो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन दे दूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम होती है, इसी को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जनरली इसको लाइन, पैरेलल लाइन के थ्रू इंडिकेट करते हैं।
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी है, सेम है। ये हर एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये नहीं समझ दो आपको, इंटेंसिटी की डायरेक्शन को पॉइंट शो कर रहा है। हर एक पॉइंट पर जब भी हम कोई ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन तो एक ही डायरेक्शन बताएगी, ये कहलाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने हमसे बोला फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल में आपको पता है, ये हमारा कंसीडर कर ले डाइपोल है ए बी, ठीक है, जिसका सेंटर O है और डिस्टेंस आपको पता है स्मॉल ए है डिस्टेंस, ठीक है। ये एक डाइपोल रखा हुआ है ए बी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो हमें क्या निकालना है इस टॉपिक में, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि फोर्स एंड टॉर्क, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, और टॉर्क का मतलब होता है फोर्स ऑफ कपल। अब आपको लास्ट रोटेशनल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ कपल। तो फोर्स ऑफ कपल क्या होता है कि जब कोई फोर्स इस टाइप से लगे कि बॉडी रोटेट हो जाए, घूम जाए, उन फोर्स के लिए हमको दो फोर्स की कल्पना करना पड़ता है। जैसे पेन है, मैं आप देखिए मैं पेन को फोर्स इधर लगा रहा हूँ, लेकिन जो नीचे वाला एंड है वो ऑटोमेटिकली इस साइड में मूव हो रहा है, मैं उधर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कपल, जो किसी भी बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब घुमाने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। यदि मैं पेन को ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो पेन जो है मुड़ जाएगा, लेकिन गोल नहीं घूमेगा, क्योंकि मैंने नीचे होल्ड कर रखा है, ठीक है। मुझे जरूरी है कि नीचे वाला एंड में फ्री करूं ताकि एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे। टू एंड इक्वल अपोजिट फोर्सेज जब एक साथ अप्लाई होते हैं किसी बॉडी पर, देख लीजिए आप यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, तो ये बॉडी को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, इस कंडीशन में जाएंगे या इस कंडीशन में जाएंगे घुमा कर, ठीक है। तो ये कहलाते हैं फोर्स ऑफ कपल। इसको रोटेशन चैप्टर में आपने पिछले साल पढ़ा था, वही टॉर्क है ये, ठीक है। इसको जनरली टाउ से शो करते हैं टॉर्क को। इसका फॉर्मूला जो होता है दो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, दो फोर्स नहीं अप्लाई होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स लगते हैं आप पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो अप्लाई करते हैं फोर्स, निकल जाए ये लगा था, ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स, ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है उसका जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था, F/Q0। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं, F = Q0E। ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा हमेशा यही होगा Q0E। यहाँ पर भी वही लग रहा है F Q0E, एंड्स पे भी यही लगेगा Q0E, मतलब वो है तो फोर्स ही, ठीक है, जो दोनों एंड्स पे लग रहा है। और क्या चाह रहा है वो फोर्स, ये घूम कर ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो घूम कर अलोंग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अलोंग हो जाए, ठीक है, ये चाहेगा जब तक ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लें दोनों फोर्सेस, जो फोर्स की वैल्यू मैंने निकाली है, दोनों फोर्सेस में से कोई सा भी एक फोर्स ले लें आप, उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है टाउ हमारा, टॉर्क उसकी वैल्यू है, ठीक है। F परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी दोनों एंड से, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आपको पता है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से डिस्टेंस से काम चलेगा, दोनों फोर्स के बीच की फोर्स दोनों ये लग रहा है यहाँ पर ये शेप ना, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहेंगे, पॉइंट कंसीडर कर लें यहाँ पर कोई C, ठीक है। अब यहाँ एक एंगल भी डेवलप होगा, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे आगे बताते हैं कि हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे फोर्स के लिए। फोर्स तो मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये फोर्स वो F हो गया। अब हम टॉर्क की बात कर रहे थे, तो टॉर्क हमारा क्या है, फोर्स ऑफ कपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू दोनों फोर्स में से एक कोई सा भी एक फोर्स ले लें आप, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में मैंने BC लिया है, क्या लिया है, BC। इन दोनों को हमें फाइंड करना है। तो F की वैल्यू तो Q0E है, F की वैल्यू क्या है, दोनों फोर्स में से एक फोर्स की वैल्यू Q0E है, और BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए BC परपेंडिकुलर है, हम ऐसी वैल्यू ले जो हमें नोन है और एक अननोन है। ये अननोन है जिसको निकालना, नोन कोई से एक वैल्यू देख लीजिए आप, बेस में हाइपोटेन्यूस में दिख रही है, तो आपको दिखता है कि हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 2a के बराबर होती है डाइपोल की दूरी, ठीक है। तो आप बताएं हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उपयोग करें जिसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा वो परफेक्ट एंगल है। हो सकता है आपका क्वेश्चन है सर कॉस भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं, तो बेटा वो जब लेते हैं जब हमारे पास में बेस और हाइपोटेन्यूस हो या परपेंडिकुलर बेस हो,
लेकिन जब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो हम साइन है कोसेक का यूज करते हैं। अब यहाँ साइन का यूज कर रहे हैं, साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनियस, जहां परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनियस है एबी। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखें, बीसी जो है हमारे पास में जो हमें फाइंड आउट करना है वो तो एज इट इज है, और एबी जो है हमारे पास में वो है डायपोल की डिस्टेंस जो हमने 2a कंसीडर कर रखी है। तो यहाँ बीसी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2a को मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा से, तो बीसी इक्वल हो जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस, ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी, क्यू नॉट ई, और बीसी की वैल्यू आई हमारे पास में सॉल्व होके 2a साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पर जो क्यू नॉट ई है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी क्यू और ए आते हैं अपने हमारे पास में, तो हम इसको डायपोल मोमेंट पी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने वीडियो में लिखा है, बताया था आपको कि क्यू और 2a का जो प्रोडक्ट है वो डायपोल मोमेंट पी कहलाता है। आप पी रख दें उसकी जगह। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास में, एक ई बचा है साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला चल रहा है पी साइन थीटा। आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस मल्टीप्लाई को शो करता है। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी है, पी और ई दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं, तो हम साइन थीटा को रिमूव करेंगे, हटाएंगे वेक्टर अलजेब्रा के रूल से, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं या इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका, जिसमें हमने साइन थीटा को रिमूव कर दिया है। अब साइन थीटा को रिमूव करेंगे तो ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। यदि मान लो या कॉस होता तो डॉट प्रोडक्ट आता, लेकिन अभी क्या है, साइन है तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। आज इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये टॉप की वैल्यू आ गई आपकी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रहे आप बाद में भी, लेकिन वेक्टर जरूर लगाएं। ठीक है, कंप्लीट।